राजस्थान के भीलवाड़ा मर्डर केस की। भीलवाड़ा के जहाजपुर में सीताराम की हत्या पर बड़ी खबर आ रही है। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। ताजिया निकालने की दी गई थी अनुमति, अब उसे वापस लिया गया है। 5 और 6 जुलाई को ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां एक प्याज के ठेले से कार टकराने के बाद भारी बवाल मच गया। इस टक्कर के साथ ही यहां मौजूद लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने कार सवार की इतनी पिटाई की जिससे कि उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही लोग काफी आक्रोश में आ गए। इस घटना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जहाजपुर थाने के बाहर प्रदर्शन कर अभियुक्तों को सख्त सजा देने की मांग की है। तनाव को देखते हुए इलाके में 10 थानों की पुलिस को बुलाया गया। बाजार को बंद कर दिया गया। भीलवाड़ा का ये इलाका अति संवेदनशील माना जाता है, इसलिए प्रशासन काफी अलर्ट है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जिले से आए हुए युवक जब मार्केट से क्रॉस कर रहे थे तो उनकी गाड़ी टच होने के कारण विवाद हुआ और इस विवाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है और जिसको लेकर FIR हम लोग दर्ज कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे और जो भी इनकी सहायता हो सकती है। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। हालत यह है कि उनके खुद के विधायक इस मामले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान का खराब है और भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। यदि कहीं पे भी भीड़ किसी की हत्या कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों नहीं करते सख्त कार्रवाई? आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप कानून कायदे को मानते ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तो हालत है, बीजेपी को खुद विधायक धरना देकर बैठे हैं। अरे तुम्हें पूरी सरकार दे दी, पुलिस है, फोर्स है, कानून है। राजस्थान की सरकार, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? क्यों बीजेपी का विधायक वहाँ धरना दे के और दंगा कराने में लगा हुआ है? जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कितने भी लोग हो। और सामने आजकल तो वीडियो है सब जगह। अब वो कोई भी दोषी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन आप कार्रवाई तो करोगे। आप कार्रवाई नहीं करोगे, क्या बात करते हो? इतना बड़े बड़े मुद्दे बना देते हो आप। और उस वक्त जब आपने उसकी आज जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को अब दो आप 50 लाख रुपए का मुआवजा, और उसके दोनों, यदि उसके परिवार में 2 लोग हैं उनको नौकरी दो। और राजस्थान के बाद खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने देर रात घर लौटते समय गोली मार दी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना गांधी मैदान के राम गुलाम चौक के पास की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने गोपाल खेमका के सिर में गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद खेमका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ज्ञात हमलावरों के संबंध में छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी खुद सुनियोजित होगी उसकी जानकारी ली जा रही है। पूर्व की कोई अभी तत्काल तो इन्वेस्टिगेशन में है, जांच चल रही है। शुक्रवार रात गोपाल खेमका आधी रात को अपने घर लौट रहे थे। घर के नजदीक पहुंचे ही थे कि घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दी। घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। बड़ी खबर आ रही है पटना में खेमका मर्डर केस के बाद नीतीश ने बैठक की है। DGP और सीनियर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की खबर है और पुलिस को जांच में तेजी लाने के लिए निर्देश नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बैठक के दरमियान ये बात सामने आई नीतीश कुमार की तरफ से। और इधर ये भी कहा गया कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और पटना पुलिस के IG जितेंद्र राणा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में जो अफसर पुलिस पहुंची है वो कार्रवाई करेगी। TV9 रिपोर्टर रुपेश कुमार ने SSP कार्तिकेय शर्मा से बात की है। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस का कहना है हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। ये बताइए एसएसपी साहब, अभी तक कुछ मोटिव पता चला, मोटिव क्या है या फिर ट्रेस हुआ? वो जो सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का दिख रहा है उसका कुछ ट्रेस? देखिए, इसमें फुटेज में आया है, उसमें बाकी लोगों के भी इसमें आ रहा है। इसमें जल्दी इसमें गिरफ्तारी करवा के हम लोग खुलासा करेंगे क्या हुआ है उसमें। क्या रेकी की गई थी और लाइनर थे, कुछ और लोगों का पता चला? इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, उसमें उसकी पुष्टि करते हुए उसमें हम लोग आगे करवाएंगे। उसमें एक बहुत गंभीर आरोप जो परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है कि 3 घंटे बाद पटना की पुलिस पहुंची थी, थाना बगल में है, मुख्यालय बगल में है और 3 घंटे बाद पहुंची थी। देखिए, इसमें जैसी ही घटना हुई थी वो तुरंत वहाँ हॉस्पिटल ले आया गया था और हॉस्पिटल ले जाने के बाद तुरंत ही कंकड़बाग थाना वहाँ पहुँची थी और उसके बाद गांधी मैदान थाना भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँची थी और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आए थे। लेकिन ऐसी बात नहीं, तुरंत ही पुलिस वहाँ पर रिस्पॉन्ड की है। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध रोकने में नाकाम रही है, पुलिस जुर्म रोकने के बजाय चालान काटने में व्यस्त है। शंकर खेमका जी हमारे साथ हैं। और आप कब पहुंचे थे उनको? हम डायरेक्ट, हमें जब खबर मिली तो हम मेडिवर्सल ही पहुंचे थे, तब तक वो उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। क्या कोई ऐसी अदावत है कि 2018 में बेटे की हत्या हुई, फिर अब आज? सर, अगर मान लीजिए हमारी अदावत है भी, सपोज कीजिए कि है, अगर हमारी हत्या कर दी जाती है तो ये काम पुलिस का है ना छानबीन करने का। कौन, किसने मारा, क्या मारा? आपने इतने पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर कर रखा है। आपको बिना सीट बेल्ट का बैठा हुआ आदमी की फोटो खींच लेते हैं, बिना हेलमेट का आदमी दिख जाता है आपकी पुलिस चौक चौराहे पे। एक आदमी को पीछे अगर ट्रिपल लोडिंग है उस पर आप पकड़ लेते हैं और बाकी कुछ नहीं आपको करना है पुलिस का, और कोई काम नहीं। यही एक काम बाकी रह गया है बिहार सरकार की पुलिस का कि जो आदमी जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस पे बाहर की गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अगर पीएमसीएच जा रही है उसको भी रोक लिया जाता। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, प्रदेश में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो पहुंचे थे गोपाल खेमका के घर, क्या एक्शन होगा? बुलडोजर एक्शन होगा कि इनकाउंटर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ एक्शन ले रहे हैं। पहचान भी अपराधियों की हो चुकी है और जो भी भाषा समझेगा उस भाषा में इस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले मानसिकता के साथ इनकाउंटर की बात हो या बुलडोजर चलाने की बात हो या संपत्ति जब्त करने के स्पीडी ट्रायल से कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस ने थोड़ी लापरवाही बरती है, विलंब। ये जो लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग हैं उसकी समीक्षा करके कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री इसको स्वयं संज्ञान में लेके बैठक कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये महाजंगल राज है, आप लोग आरोप लगाते थे कि जंगल राज है। ये जंगल राज वाले लोग जो गुंडा राज तब्दील करने की मानसिकता रख रहे हैं, मैं बता दूं कि आज बालू के क्षेत्र में वो जंगल राज के ही माफिया ज्यादा बैठे थे। जब वहाँ ठंडा सकता है तो ये जमीन माफिया भी ठंडा जाएंगे, इन पर भी एक्शन होगी। और अब खबर बिहार के सिवान से, जहां एक खूनी वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर में हुए 3 लोगों की नृशंस हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हत्याकांड के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है, एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। पुलिस का मानना है कि यह हत्याएं पुरानी रंजिश की वजह से की गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी की शिकायत के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। घटना मलमलिया ओवरब्रिज के पास हुई थी, जहां आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के लोगों पर गाड़ी से कुचलने के बाद हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर तौर पर घायल हैं। इनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में एक ही घर में 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मदनगिर इलाके के एक मकान में ये शव मिले हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, तफ्तीश की जा रही है। आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ हो रही है। ये दिल्ली के मदनगिर यानी दक्षिण दिल्ली का वो हिस्सा जहां पर 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मदनगिर इलाके के एक मकान से इन शवों की बरामदगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना की जानकारी जुटाने में लगी है।
दिल्ली के मदनगीर इलाके में घर से 3 शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आइए देखते हैं टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के मदनगीर इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से 3 लाश बरामद हुई, जबकि एक शख्स बेसुध हालत में घर के अंदर पड़ा हुआ मिला। घटना दक्षिणपुरी के इसी ब्लॉक की, और देखिए तस्वीरें, पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम यहां पर आ चुकी है और दरअसल कुछ देर पहले पुलिस को जिशान नाम के शख्स ने इत्तला दी कि उसका भाई कल रात से फ़ोन नहीं उठा रहा है, और साथ ही लोकेशन भी इसी घर की बताई गई, इस इलाके की बताई गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस बिना वक्त जाए किए मौके पर पहुंची। घर के फर्स्ट फ्लोर पर अंदर से लॉक बंद था, लॉक जिस तरह जैसे तैसे तोड़ा गया, और उसके बाद जब पुलिस अंदर घुसी तो 4 लोग फर्श पर पूरे तरीके से बेहोश हालत में पड़े हुए थे। तफ्तीश के अंदर पता चला कि चारों एसी मैकेनिक है। अब इसके पीछे वजह क्या थी, किन कारणों से इन चारों की मौत हुई, ये फिलहाल अभी पुलिस पता लगाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। जिन 3 लोगों की मौत हुई उनके नाम इमरान, इलियास, सलमान, मोहसिन, हसीब बताया जा रहा है, जबकि जो चौथा शख्स है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, जिसका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। और दिल्ली के मदनगीर इलाके में क्या हुआ, कैसे एक घर में 3 लोगों की मौत हुई, क्या कह रहे हैं जानने वाले लोग, आइए सुनिए। मेरे घर से फ़ोन आया था, बोल रहे हैं भाई फ़ोन नहीं उठाता है, आप जाके देखो वहाँ पे। मुझसे पहले मेरे भांजा आ चुका था यहाँ पे, तो उन्होंने बोले मामू, मेरे पास फ़ोन आया, बोले मामू तुम वहाँ पे चले जाओ और ऐसी बात है, तुम जल्दी आ जाओ, किबाड़ा नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम कर, तू किबाड़ा मत खोलना, तू 100 नंबर पर फ़ोन कर। 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस वाले आए, उन्होंने ताला तोड़ा है। उन्होंने ताला तोड़ कर तो अंदर ही लेटे हुए थे, चारों की चारों बॉडी इनकी यहाँ हुई थी। एक तो अभी जीवित है और 3 तो अंदर बॉडी शायद ख़त्म हो गए थे। तो हम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वो एसी का काम करते थे, मेरे हिसाब से एसी की गैस उस लीक हुई है, उसके वजह से कोई कारण, वैसे कोई ऐसी बहुत बनी है। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, मेरी बात ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास तो घर से फ़ोन आया था, इसलिए। भाई तो चारों ही हैं, पर एक ममेरा है, दूसरा भी ममेरा है, तीसरा मेरा भाई का दोस्त है, मतलब हैं एक ही गाँव के, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। महाराष्ट्र की राजनीति से संबंधित आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, 20 साल बाद एक मंच पर आए हैं राज और उद्धव ठाकरे। जो बाल ठाकरे नहीं कर पाए वो आज हुआ। राज ठाकरे ने ये कहा और फडणवीस ने हम दोनों को एक कर दिया। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा, साथ ही बीजेपी अफवाहों की फैक्ट्री है। राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीस जमलं। आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, इकडे लागलेत। आता संध्याकाळी सगळं सुरू आहे। आता काय वाटतं, काय दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी होती? वहीं उद्धव ठाकरे ने भी भाषा विवाद पर बीजेपी पर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत, कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय, कोण गावी जाऊन अंगारे दुपारे करत असेल, टेडे कापत असतील। त्या सगळ्यांना सांगतो, या सगळ्या भोंदूपणा विरुद्ध माझ्या आजोबांनी लढा दिला होता आणि त्यांचे आम्ही वारसदार म्हणून तुमच्या सोबत उभे ठाकलो आहोत। या नतद्रकांचा अनुभव घेतला आहे। वापरायचं आणि फेकून द्यायचं, आता आम्ही दोघं मिळून तुम्हाला फेकून देणार आहोत। आजपर्यंत वापर करून घेतलात। अरे डोक्यावरती जर का शिवसेना प्रमुख नसते तर तुम्हाला ओळखत कोण होतं या महाराष्ट्रामध्ये? सगळ्यात उच्च शिक्षित आहेत। जे काय यांची मध्यंतरी मी बोललो ना, भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे।
दोनों भाई 20 साल बाद साथ आए तो उद्धव राज ठाकरे की रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज किया। ये रैली नहीं, रोने का कार्यक्रम था। फडणवीस ने कहा कि विजय रैली कम, रोने का कार्यक्रम ज्यादा लगा। हमें मराठी होने का अभिमान है। फडणवीस ने कहा कि हम मराठी लेकिन हिंदुत्ववादी हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि महाराष्ट्र और मराठी के लिए ठाकरे भाइयों का एक साथ आना बहुत जरूरी था। इससे पूरे महाराष्ट्र को मजबूती मिलेगी। मन से ऐलान हो चुका है ठाकरे बंधुओं का कि मराठी के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए साथ में आ रहे हैं और साथ में आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र एक मायने रखता है पूरे देश में। अनेक राज्य है, कोई प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। और इसके लिए इस महाराष्ट्र को एक परंपरा है, संत परंपरा है, शौर्य की परंपरा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, और ऐसे साहित्य की परंपरा है, संगीत की परंपरा है। और ऐसी परंपरा रखने वाला महाराष्ट्र विकसित महाराष्ट्र है, विकसनशील महाराष्ट्र है। और ऐसा महाराष्ट्र आज ठाकरे बंधुओं के नेतृत्व में उद्धव साहब होंगे या राज साहब होंगे, इनके नेतृत्व में एक हो रहा है। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र को इसका आनंद है, खुशी है। लेकिन महाराष्ट्र एक होना चाहिए, मराठी लोग एक होना चाहिए, महाराष्ट्र आगे जाना चाहिए। ये भूमिका सब में बड़ी महत्वपूर्ण है। हर जाति से बढ़ के महाराष्ट्र धर्म एक बड़ा धर्म है, वो निभाना चाहिए। भूमिका उद्धव जी ने रखी है। और शिवसेना यूबीटी के विधायक वरुण सरदेसाई ने कहा कि इस दिन का कई सालों से महाराष्ट्र को इंतजार था। वरुण ने कहा कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी भाषा सीखनी पड़ेगी। ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर आए और ऐलान कर दिया है कि मराठी नहीं, महाराष्ट्र के लिए हम एक साथ आए हैं और आगे भी रहेंगे। अब यहाँ से तैयारियाँ शुरू, हम कह सकते हैं कि मन से और आपकी पार्टी की तैयारी तो हो गई ना। देख लिया आपने, आज आपने देखा, एक तरफ से राज ठाकरे साहब आए, दूसरे तरफ से उद्धव ठाकरे साहब आए, दोनों ने आए, गले मिले, बाद में पूरी फैमिली साथ में थी। आदित्य ठाकरे जी स्टेज पर गए, अमित ठाकरे जी स्टेज पर गए। एक बार मनोमिलन हो गया ना तो बाकी बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। अभी अगर हमारे दो वरिष्ठ नेता, हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब, मनसे के नेता राज ठाकरे साहब, इनका अगर मनोमिलन हो गया है तो बाकी हम सब है ना संभालने के लिए, हम संभाल लेंगे। शिवसेना पुरानी थी, क्या वो वापस लौट कर आएगी? उससे भी बड़ी ताकत खड़ी रह जाएगी, क्योंकि पिछले कई सालों में आज उद्धव ठाकरे साहब ने एक अलग शक्ति निर्माण की है महाराष्ट्र में। उनकी अलग सेना है, हमारी शिवसेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अलग ताकत है, अलग शक्ति है, वो एक अलग सेना है। कई बार ये सेना आपस में एक दूसरे से टकराई है, सामने सामने आकर हम आपस में भिड़ गए हैं। अगर ये दोनों सेना साथ में आती है तो ऑफकोर्स ताकत बढ़ जाएगी। और महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। मुंबई के बिजनेसमैन सुशील केडिया ने मराठी न सीखने की बात सोशल मीडिया पर कही, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की और इसके बाद अब सुशील केडिया ने माफी मांग ली है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही लोगों से मारपीट का सिलसिला भी थमता नजर नहीं आ रहा है। मुंबई के वर्ली में बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में आज सुबह जमकर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की इस घटना को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया था। दरअसल केडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा था कि वो मराठी भाषा नहीं सीखेंगे। इसी बात पर एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए और तोड़फोड़ कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई तोड़फोड़ के बाद सुशील केडिया ने माफी मांगी है। उन्होंने अपने ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना के बाद एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और कहा जिस तरह की स्थिति बनी थी उसकी वजह से वो मानसिक तनाव में थे। सुशील केडिया ने कल रात ठाकरे को चुनौती दी थी और कहा था कि मराठी नहीं बोलूंगा, जो करना है कर लें। आज केडिया के दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसके बाद केडिया ने माफी मांगी है। जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूँ, क्षमा की याचना करता हूँ और आशा करता हूँ जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें। महाराष्ट्र के बाद अब एक बार फिर से राजस्थान का रुख करते हैं और मॉनसून की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान में इस साल मॉनसून खासा मेहरबान है। राज्य में सीजन में सामान्य से 135% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान में बादल किस कदर बरस रहे हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरें सवाई माधोपुर जिले की हैं, जहां पूरा थाना परिसर पानी से लबालब भरा है। क्या कमरे, क्या थानेदार का ऑफिस, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के बीच पुलिसकर्मी भी लाचार नजर आ रहे हैं।
बौनली थाना परिसर में अब तक हुई बारिश से लगभग 2 फीट तक पानी भर गया है। दरअसल आज सुबह सवाई माधोपुर में 3 घंटे तेज बारिश हुई। इससे शहर के बाजार में घुटनों तक पानी भर गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का श्याम वाटिका, जिला कलेक्टर ऑफिस परिसर सहित तमाम इलाके लबालब हो गए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2-3 दिन कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मानसून की ट्रफ लाइन अभी जयपुर बीकानेर से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक तेज बहाव में बह गया। हादसे के वक्त ट्रक पुल पार कर रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की सलैया गांव की हैं, जहां गैस सिलेंडर से भरा ये ट्रक तेज बहाव में बह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड में ट्रक ने जल समाधि ले ली। ट्रक के डूबने के बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए सैलाब के बीच कैसे ये लोग जान जोखिम में डालकर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। दरअसल हादसे के वक्त ट्रक पुल पार कर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बीच पुल में ही फंसकर बहने लगा। हालांकि तस्वीर को देखकर लगता है कि ट्रक नदी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रक पुल पर है, लेकिन नदी में पानी इतना ज्यादा है कि पुल और नदी के बीच का फासला खत्म हो गया है। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते कूद गए। हादसा कल सुबह करीब 11:30 पर हुआ। जब ट्रक सलैया गांव के पास पहुंचा तो पुल पर पानी भरा हुआ था। वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पुल पार करने से मना किया, लेकिन ड्राइवर ने ग्रामीणों की बात अनसुनी कर दी। वो ट्रक लेकर पानी में उतर गया। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, तेज बहाव में फंस गया और धीरे धीरे बहने लगा। स्थिति को भांपते हुए चालक और क्लीनर ट्रक से कूद गए। मध्य प्रदेश की बात खबर गुजरात से, जहां कई जिलों में बहुत लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की कई तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम दिखाते हैं द्वारका से रिपोर्ट। तस्वीरें श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की हैं, जहां देखा जा सकता है कि कैसे मूसलाधार बारिश के बीच भक्तों की भीड़ लगी है। बीते 2 दिनों से द्वारका जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार द्वारका तालुका में 2.5 इंच, खंभालिया में आधा इंच, कल्याणपुर में 1.5 इंच और भामवड तालुका में 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। पोरबंदर जिले में 2.5 इंच बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं गुजरात के बनासकांठा में पिछले 24 घंटों में 8 इंच बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। बनासकांठा में कई इलाकों में भी पानी भर गया है। कई घरों में तो 3 से 4 फीट तक पानी नजर आया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। यहाँ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर ने आज प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों से बारिश के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बिहार चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा बयान दिया है। हर योग्य मतदाता को जोड़ा जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है 31 दिन में वोटर लिस्ट संशोधित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी वोटर लिस्ट। विपक्ष ने वोटर लिस्ट संशोधन पर सवाल उठाए थे। लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 1 जनवरी 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना है। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बिहार से ये खबर है, जहां एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ये याचिका है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है।
और इस बीच खबर ये कि आरजेडी ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर बिहार बंद का आह्वान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया है। लालू जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझ पर इन्होंने जो विश्वास जताया है, जो भरोसा जताया है, इस बार किसी भी कीमत पे उस विश्वास पे खड़ा उतर के इनको तोहफा हम लोग दिलाने का काम जिंदाबाद। और ये तोहफा गरीबों को देना है, भाई बहन को 2500 रुपया खाता में देना है, नौजवान को नौकरी देना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिटी बनाना है, अच्छा अस्पताल बनाना है, पलायन को रोकना है, कारखाने लाने हैं, हम लोगों को किसानों के आय को दुगुना करना है। और 9 जुलाई को बंद है। आप सब लोग जाने एलडीएफ के साथ मिलकर के शुरू से ही हम लोगों ने बिहार बंद का ऐलान किया है और इसमें वोटर आईडी वाले मसले को भी हम लोगों ने जोड़ा है। तो हम चाहेंगे कि 9 जुलाई को आप लोग सड़क पर आकर के सड़क पे चक्का जाम करें और सरकार को और चुनाव आयोग को ललकारने का काम करें। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की गई है। हिंदू संगठनों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लिए ये निर्देश की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अहमद की तरफ से वकील नरेंद्र मिश्रा ने आवेदन दायर किया था, जिसमें यह कहा गया कि धार्मिक संगठनों के एक समुदाय के लोगों के खिलाफ की जा रही गतिविधि गैर कानूनी है। TV9 रिपोर्टर पीयूष पांडे ने वकील नरेंद्र मिश्रा से इस बारे में विस्तार से बात की। कांवड़ यात्रा से पहले शुरू हुए नेम प्लेट विवाद का मामला अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील नरेंद्र मिश्रा जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं और उनकी ओर से आवेदन दाखिल कर दिया गया है। क्या आवेदन दाखिल किया गया है नरेंद्र जी इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस के लिए बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जहां जैसे टेरिटोरियल स्टेट जो हैं वहां पर भी उनको भी डायरेक्शन जारी करे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उसमें पूरे तरीके से कंट्रोल की जाए। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो 22 जुलाई वाला 2024 का केस राय की जस्ट बेंच का जो ऑर्डर है उसको पूरे भारत देश में पालन कराया जाए। और यदि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति इसे कोशिश करता है, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में हुआ है, वो पूरे भारत देश के लिए एक शर्मसार का विषय। उसके लिए कुछ सरकार को डायरेक्शन भी दें कि इस प्रकार की घटनाएं न घटे, जिसके लिए जो भी कॉग्निजेंस हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, वो करने के लिए भी उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि जिससे सरकार ही इसमें पर्याप्त है और सुप्रीम कोर्ट पर्याप्त है, तो फिर आम जनता कैसे किसी के इस सारी चीज़ों पर इंटरफेयर कर रही है। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर यशवीर महाराज जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरिद्वार के बाद आज मुरादनगर कांवड़ रूट पर यशवीर महाराज पहुंचे थे। उन्होंने बजरंगबली ढाबे पर भगवा झंडा लहराया। उनसे बात की है संवाददाता पुनीत शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और पहचान को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यशवीर जी मौजूद हैं। महाराज जी, ये बताइए क्या ज़रूरत पड़ी है सड़कों पर उतर करके कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली जो दुकानें हैं उन पर जा करके प्रभु की तस्वीर देने के लिए, भगवा झंडा देने? हमने अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए और उन्हें कोई अशुद्ध भोजन न मिले, ये एक क्रांतिकारी अभियान प्रारंभ किया है। हमने कहा है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वे अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवा झंडा लगाए और भगवान वाराह का चित्र लगाए। तो जहां भगवान वाराह का चित्र है, सनातन धर्म के लोग और हमारे कावड़ लाने वाले बंधु बेधड़क होकर के वहां भोजन करें। आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। मुसलमानों के खाद्य पदार्थ की दुकान से हमारा कोई भी वो नहीं है। कोई भी मुसलमान खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, निश्चित होकर के चलाए, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो या तो अपने नाम से चलाएं या अपने मजहब के नाम से चलाएं। और वहीं TV9 भारतवर्ष ने भी कुछ ढाबे पर रियलिटी चेक किया। देखिए पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।
मुरादनगर इलाके या कांवर यात्रा इलाके में चिकन की दुकानें बंद रहेगी। जो दुकानदार हैं वो अपने नाम लिखें, इनको लेकर के तमाम विवाद खड़ा हुआ है। इस वक्त मुरादनगर में आप देखेंगे कि मेन हाईवे पे ये जो कांवर यात्रा मार्ग है वो आप देख रहे हैं, और इसी पर चिकन की जो दुकानें वो भी हैं जो कि बंद हो जाएंगी। 11 जुलाई से है। बातचीत करते हैं। इस दुकान पे भी अगर आप देखेंगे तो दुकान पे बाकायदा जो दुकान के मालिक हैं शहनवाज अंसारी, उनका नाम लिखा हुआ है, और ये एक चिकन की दुकान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज अंसारी। हमारे सावन चलने से पहले 3 दिन पहले और 2 दिन पहले रोड पर कांवड़ चलने से पहले होटल बंद हो जाता हमारा। हमारे पास कोई नहीं आया थे। कुछ लोग नाम बदल करके भी लिखते हैं और ये गलत है भाई साहब। हमने लिख रखा, देखो हमारे बोर्ड पर चारों तरफ नाम लिखा हुआ, चारों तरफ बोर्ड पर अरब से काफ़ी टाइम से लिखा हुआ हमारे पास। ये मुरादनगर हाईवे पर दिल्ली जूस कॉर्नर है। ये बिल्कुल हाईवे पर है और जूस की दुकान है। कांवरिये भी अक्सर जूस पीते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मिराज अहमद। मिराज भाई, आपने अपनी दुकान के बाहर अपना नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है? जी लगवा ले, क्या भी लगाएंगे जी। तो ये दुकान खुली रहेगी कांवड़ के दौरान या बंद रखेंगे आप? खुली रहेगी। खुली रहेगी जी। और आइए रियलिटी चेक के बाद कुछ और खबर का रुख करते हैं। मोदी सरकार की बैंकिंग नीति और कुशल क्रियान्वयन का नतीजा है कि सार्वजनिक बैंकों ने पिछले 11 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। बैंकों का एनपीए 15 साल के निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इस पर हम आपके लिए एक रिपोर्ट लाए हैं। 11 साल पहले देश के सार्वजनिक बैंक एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जिसने सरकारी बैंकों की दशा बदल दी। न केवल बैंकों की आय बढ़ी है बल्कि खराब लोन की समस्या भी काफी कम हुई है। रिजर्व बैंक की ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च को कुल एनपीए 1 साल पहले 2.8% के मुकाबले 2.3% पर आ गया, जबकि सार्वजनिक बैंकों का एनपीए मार्च 2024 में 3.7% से गिरकर मार्च 2025 में 2.8% हो गया। इस दौरान निजी बैंकों का एनपीए 2.8% पर स्थिर बना हुआ है, जबकि विदेशी बैंकों का एनपीए 1.2% से गिरकर 0.9% हो गया है। सार्वजनिक बैंकों की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। देश का वित्तीय सेक्टर वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद स्थिर और मजबूत बना हुआ है। बैंक और एनबीएफसीज यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरलता और पूंजी रिजर्व बढ़ा है। जहां ऋण में वृद्धि कम हुई है, वहीं डिपॉजिट बढ़ा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के चलते ब्याज दरों में अनुकूल बदलाव हुआ है, जिससे ऋण की मांग बढ़ने की उम्मीद है।